वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल TVIT पे। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 1 का एनालिसिस। देखिए, टेस्ट नंबर 1 जो था वो था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो सबसे पहले मन में यही आया होगा कि आप लोग टेस्ट दे क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है और कारण क्या है। तो देखिए, हर टेस्ट से आपको डरना नहीं है। आपको मार्क्स पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस ये करना है कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही। आपको सीखने पर ध्यान देना है अभी, और उन गलतियों को वापस ना दोहराएं। इसलिए आपको फिर से जो लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो रहा उसको वापस रिवाइज करना है, यानी कि फिर से देखना है। यानी कि हर एक टेस्ट से हमें कुछ ना कुछ सीख कर जाना है, क्योंकि यही एक एक सीख जो है वो आगे आपको कंपटीशन में मदद करेगी और आपकी एक सीट गारंटी कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था, एन एलिमेंट X इज डाइवेलेंट एंड अनदर एलिमेंट Y इज टेट्रावेलेंट। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स विल बी। अब देखिए, डाइवेलेंट मतलब दो है आउटर मोस्ट में, और टेट्रावेलेंट मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। अब ये देखिए, ये जो आपका सवाल है ये आपका वीडियो नंबर 1 से है, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। आपने पहले क्या पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, उनके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इस टाइप का मैंने 2 क्वेश्चन भी कराया था क्लास में, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई मेटल M है और उस पर चार्ज प्लस X है, साथ में कोई नॉन मेटल N है और उस पे चार्ज माइनस वाई है, तो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए M के नीचे लिखते थे X, N के नीचे लिखते थे Y, और जो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड था उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता था, यानी कि MY_NX हमारा आंसर आ जाता था। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो X है ये यहाँ पर M की वैलेंसी है, और ये जो Y है ये यहाँ पर N की वैलेंसी है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट X है, यहाँ पर एलिमेंट X है, M की जगह X ले लिया है, वो जो है डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब उसके ऊपर 2 चार्ज है। वहीं पर जो दूसरा एलिमेंट Y है वो जो है टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब 4 चार्ज है उस पर। इसका मतलब हम इसके नीचे लिख लेंगे 2, इसके नीचे लिख लेंगे 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ रहा है वो आ जाएगा X4 Y2। अब अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने सीखा था कि अगर यहाँ पर कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देते थे। तो जैसा हम देख रहे हैं 2 जो है 2 से 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा, और 4 जो है 2 से 2 बार कैंसिल हो जा रहा। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा X2Y1। हमने ये भी सीखा था कि जब 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, तो आ जाएगा आंसर X2Y, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा सही हो गया। तो ये जो हमारा पहला सवाल था ये काफ़ी बच्चों का सही है। लगभग 70 से 80% बच्चों ने इसको सही किया है। अब जिन बच्चों ने गलत किया है या जिन्हें भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो एक बार फिर से स्टार्टिंग का लेक्चर जिसका नाम था आयनिक कंपाउंड फॉर्मूले फिर से देख लीजिए लेक्चर्स। आपको सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे लिखिए, मैं वहाँ पर आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, द सिंबल ऑफ आयरन इज, यानी कि लौह का प्रतीक है। 4 ऑप्शन जो थे वो थे FR, IO, IR और FE। अब ये जो आपका क्वेश्चन था ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यानी कि याद करने वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप पाएंगे वीडियो लेक्चर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स में। वहाँ मैंने आयरन का आपको बताया था कि ये अपने लैटिन नेम से डेराइव होता है, और इसका लैटिन नेम होता है फेरम, जहाँ से स्टार्टिंग का FE उठा के आयरन के नेम में दे दिया जाता है। तो जो सिंबल ऑफ आयरन है उसका आंसर है FE। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी थी वो ये था कि जो भी एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं वो या तो उसके इंग्लिश नेम के पहले और दूसरे लेटर्स होते हैं, या फिर उसके लैटिन नेम के पहले या फिर दूसरे लेटर होते हैं। अब जो आयरन है हमारा, उसका हम लोग लैटिन नेम फेरम जो था उसका पहला दूसरा लेटर उठा के लिखते हैं।
तो इसका आंसर Fe हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लेक्चर से है। देखिए कुछ बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ऑप्शंस को यहाँ हिंदी में भी एक बार दे दिया है। आप लोग एक बार इसे भी देख लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है। जो हमारे 4 ऑप्शंस थे वो थे एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। दूसरा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइंड इन ओनली वन रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन एनी वन कंपाउंड। और चौथा था एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का पार्ट था ही, पर ये जो तीसरा पॉइंट है ऐसा कोई पॉइंट डाल्टन ने नहीं बोला था। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन ओनली वन रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन एनी वन कंपाउंड। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ये स्टेटमेंट तब सही होता जब यहाँ ओनली वन रेशियो की जगह मोर देन वन रेशियो होता, यानी कि एक से ज़्यादा रेशियो। बाकी जो आपके पॉइंट्स नंबर 1, 2 और 4 हैं वो तो आपको अच्छे से क्लियर हैं कि वो तो डाल्टन ने दिए ही थे। जो प्रॉब्लम थी वो पॉइंट नंबर 3 में थी। यहाँ पर जो 1 है ये दिक्कत कर रहा है। बाकी मैंने ऑप्शंस हिंदी में भी यहाँ लिख दिए हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप एक बार यहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी समझाने वाला पार्ट तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था द लैटिन लैंग्वेज नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नेट्रियम, द इंग्लिश नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज। यानी कि एक तत्व का लैटिन भाषा का नाम नेट्रियम है, इस तत्व का अंग्रेजी में नाम क्या होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बस एक बच्चे ने कुछ गलत किया था, बाकी मैक्सिमम ने सोडियम इसका आंसर सही टिक किया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर ये वाला सुना था, क्योंकि मैंने उसमें नेट्रियम वर्ड जो है वो 2-3 बार बोला था और आपको वहाँ से वो याद हो गया। तो ये अच्छी बात है, आप अच्छे से लेक्चर्स सुनिए और उसको याद करने की कोशिश करिए। और यहाँ पर एक और सीखने वाली बात ये है कि जो सोडियम का सिंबल होता है वो यहीं Na से आता है। आपने देखा होगा सोडियम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं Na। तो ये जो Na है ये इसके लैटिन नेम से आया है, नेट्रियम से। ये आप आपसे याद रखिएगा। और जितने भी और भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको बताए गए हैं, आप एक बार उसके लैटिन नेम्स ज़रूर देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था अ सैंपल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स कंटेन्स 82.39% नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन बाई मास। दिस डेटा सपोर्ट्स। अब इस क्वेश्चन में आधे बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है और आधे बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था ये किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बताया था कि जब A प्लस बी रिएक्ट होके X प्लस वाई बना रहे हैं तो जो मास ऑफ A प्लस बी है वो मास ऑफ X प्लस वाई के इक्वल होगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि एक NH3 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं कहीं से, और यहाँ पर लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, यानी कि उसका जो स्रोत है, यानी कि जहाँ से वो पाया जा रहा है उसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, वो ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या है, ये जो NH3 है इसमें नाइट्रोजन का मास और हाइड्रोजन का मास वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये देखिए अगर आपको याद हो जो एक लेक्चर था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था वाटर का एग्जांपल लेकर। अगर आपको याद हो मैंने बताया था चाहे वो नदी से आ रहा हो पानी, चाहे कहीं नाली से आ रहा हो या किसी झरने से आ रहा हो, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 मास में मिलेंगे। और इसी का यूज़ करके मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रिएट किया था, उसको मैं वहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है सोर्स का। सोर्स को आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। अब ये क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड से आया है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है पोटेशियम और नाइट्रेट। पोटेशियम आयन होता है K प्लस और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, यानी कि K के नीचे हम लिखेंगे 1, NO3 के नीचे लिखेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, KNO
3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये मैक्सिमम लोगों का सही है। तो वेरी गुड, ऐसे ही करते रहिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन आपका फिर से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वीडियो से लिया गया है। तो देखिए वहां पर आपको दो लॉज समझाए गए थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो लेवोजियर ने दिया था, और जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो प्राउस्ट ने दिया था। और ये बात मैंने वीडियो लेक्चर में अच्छे से आपको समझाया था, विथ ईयर मैंने आपको साल के साथ याद कराया था। याद करिए, लेवोजियर का साल था 1774, और मैंने ये भी बताया था इसके ठीक 5 साल बाद यानी कि 1779 में प्राउस्ट ने थ्योरी दी थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए को टिक करके आ गए हैं। देखिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे वहां से डाल्टन ने आइडिया उठाया था और अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। पर ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थे ये दूसरे लोगों ने दिया था। तो जो यहाँ पर पूछा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये प्राउस्ट ने दिया था, और यहाँ पर नई सीखने वाली बात यह है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो लेवोजियर ने दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी। ये क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूले ऑफ एनिक कंपाउंड से उठाया गया है। देखिए कैल्शियम हमने पढ़ा था Ca+2 होता है यानी कि प्लस प्लस, क्लोराइड जो है हमारा Cl- होता है। तो देखिए कैल्शियम के नीचे 2 लिखेंगे, क्लोराइड के नीचे 1 लिखेंगे और वही पुराना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर पा जाएंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा CaCl2 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, और ये भी मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। देखिए जो आपका स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ हमने आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले सीखे थे। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया तो मैं बार बार बोलूँगा आप उसको पहले देखिए, उसके बाद कोई भी लेक्चर देखिए, क्योंकि आयंस समझना, आयंस याद करना और उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स बनाना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे के लेक्चर्स को आप लोग समझिए अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज। अब ये देखिए ये जो था ये आपका कंपटीशन वाला क्वेश्चन था। कंपटीशन में इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर बहुत बच्चे 1:8 करके आए हैं और बहुत बच्चे 8:1 करके आए हैं। देखिए गलती क्या होती है, बुक्स वगैरह में ज़्यादातर हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मास दिया रहता है, और जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन पढ़ाया था। पर क्वेश्चन देखिए यहाँ घुमा के पूछा है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको इसी तरह घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का मास, किसमें, वाटर में। तो देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हमें पता है हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन जो है यहाँ 16 मास है। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8:1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बहुत लोग यहाँ 1:8 करके आ गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी कर दी। तो देखिए कंपटीशन में यही एक एक नंबर मायने रखता है, अगर आप ऐसे जल्दबाजी में गलती कर देंगे तो आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता भी है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप पेंसिल या पेन कुछ यूज़ करिएगा पेपर में जब आप देने जाइएगा, और ऐसे अंडरलाइन करके क्वेश्चन समझिएगा। और अभी आप जैसे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसको एक बार 2 बार ज़रूर आराम से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन था, तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8:1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन था द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड विथ फॉर्मूला CaSO4 इज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी, अलग से एक वीडियो बना के क्वेश्चंस का। यहाँ पर है CaSO4 यानी कि यहाँ पर Ca आयन है और SO4 आयन है, यानी कि Ca+2 और SO4 2-। तो Ca+2 क्या होता है हमारा, कैल्शियम, और वहीं पर SO4 2- क्या होता है, सल्फेट। तो CaSO4 का नाम क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है, तो वेरी गुड। तो चलिए जल्दी से आपको मैं यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ, कुछ नेगेटिव आयंस के फॉर्मूले। देखिए एक था सल्फेट, एक था सल्फाइट
और जो आखिरी पढ़े थे वो था सल्फाइड। तो देखिए जो सल्फेट था हमारा वो था SO4 2 माइनस, जो सल्फाइड था वो था SO3 2 माइनस, और सल्फाइड IDE यानी कि एक, यानी एस अकेला और यहाँ पर 2 माइनस। तो आप ये तीनों आयंस को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, और इसके क्वेश्चन आना कंपलसरी, मतलब आना ही आना है, मान के चलिए आप। तो यहाँ CaSO4 का आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 1 का पूरा एनालिसिस। अब आपको टेस्ट के बाद करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस लेक्चर के बाद आपको एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से करिए, टेस्ट सॉल्यूशन देखकर आप अपनी गलती को पता करिए, और जो भी लेक्चर्स आपने मिस किए हैं या भी जिस भी लेक्चर में कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, उस लेक्चर को एक बार फिर से देखिए, फिर से समझिए और फिर से याद करिए। और देखिए मार्क्स को सोचकर आपको बहुत निराश नहीं होना है क्योंकि एक तो पहला ही टेस्ट था और ये आपके मार्क्स कहीं जुड़ थोड़े रहे हैं। पर जब आप धीरे धीरे टेस्ट देंगे तो आप जब नंबर पाने लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और इस टेस्ट में भी जिन्होंने 7-8 नंबर या फिर उससे ऊपर पाया तो उन्होंने बहुत अच्छे किया है। आपको ये मेंटेन रखना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। अब जिन बच्चों का कम आया था उन्हें थोड़ा सीरियस होना है क्योंकि देखिए टाइम तो कम है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, खूब जोश के साथ पढ़ाई करिए। दोस्तों वो कहते हैं ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स और कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।